प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी ये पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को लेकर रहेगी। उन क्वेश्चनों का उत्तर तो हमें पता चलेगा, साथ में बहुत सारे हम फैक्ट जो हैं वो उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना। आज जो वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसने जीके बाई मंजीत सिवाल यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन है इसको जरूर प्रेस कर लें। और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। इस प्रारूप समिति में सदस्य कुल कितने थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो भारत जिस दिन आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, इसके 2 हफ्ते बाद यानी 14 दिन बाद इसका गठन हुआ था। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इसके 14 दिन बाद यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे। पांडुलेखन समिति भी इसी प्रारूप समिति का दूसरा नाम था। इसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पेपर में मसौदा करके भी नाम आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, यानी कब अधिनियमित अंगीकृत हुआ था? तो भारत का संविधान 2 बार में लागू हुआ था। 2 बार में अलग अलग भागों में इसको लागू किया गया था। पहली बार जब भारत का संविधान लागू हुआ वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दे रखा है, नवंबर 26 1949। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये हो गया। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, उस दिन संविधान के अंदर केवल और केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, इस बात का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो हमारे जो अनुच्छेद है 394 संविधान का, उस अनुच्छेद के अंदर इन बातों का उल्लेख है कि इस दिन 15 अनुच्छेद लागू हुए और 394 भी खुद उस दिन लागू हुआ था। तो टोटल 16 अनुच्छेद हो गए। अब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद बचे हुए थे वो सारे अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए थे। और भारतीय संविधान में मूल रूप से वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान को लिखा गया था। और जब संविधान को अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को जो 11वां अधिवेशन चल रहा था, उस दिन इसको संविधान सभा ने संविधान को अपनाया गया था। अब संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी संविधान सभा में 389 मेंबर होने थे। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम भारत के लोग ब्रैकेट में है वी दी पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसके अंदर इसको उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, जिसका मतलब है हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। और ये संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का भी कहा जाता है, प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है? ऑप्शन पहला है कठोर, दूसरा लचीला, तीसरा न कठोर न लचीला, चौथा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कि भारत का संविधान जो है ये नम्य और अनम्य भी है। ये भी कई बार ऑप्शन के अंदर इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था।
अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन वो दे रखा क्वेश्चन में ही, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्कर में 21 तीलियां हैं। ये बात तो गलत होगी, 21 तीलियां नहीं है, 24 तीलियां, तो दो वाला तो गलत हो जाएगा। तीसरा और देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये भी गलत है, क्योंकि चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है, तो 2:3 होना था, इसलिए 2 और 3 दोनों गलत हो गए। तो केवल और केवल पहला ठीक है, ऑप्शन बी में दे रखा है केवल एक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर किसका प्रतीक है? भारतीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो नीला चक्कर है वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है न्याय का। ऑप्शन बी के अंदर ये दे रखा है, न्याय का प्रतीक। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस, जिसको मीडिया कहा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दे रखी है, मीडिया की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका, यानी हमारे जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और मौलिक अधिकारों के संदर्भ के अंदर जो रिट जारी करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को है, और अनुच्छेद 226 के तहत हमारी संसद ने कानून बनाकर हाई कोर्ट को भी ये अधिकार दे रखा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा दे रखा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी इनफोर्सेबल नहीं है। तो दोनों ही मुझे लगता है दोनों के दोनों ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ऑप्शन दूसरा तो ये कहता है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? यानी राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है राजदूतों की नियुक्ति, तो राजदूतों की नियुक्ति तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। दूसरा ऑप्शन है विधेयकों पर स्वीकृति देना, बाद में बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, राज्यपाल जब भी कोई विधेयकों को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही उसके ऊपर क्या करता है, जो भी पुनर्विचार के लिए भेजना होते हैं या हस्ताक्षर करने होते हैं तो उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है। डी ऑप्शन है लोकसभा भंग करना, जब लोकसभा भंग करनी होती है तो भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है, और जब मंत्रिपरिषद को खुद ही कह दे या राष्ट्रपति को भी लगे तो ये कर सकता है। डी पांचवा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। विधेयकों पर स्वीकृति देना ये इसका नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो हो जाएगा बी, क्योंकि विधेयकों पर स्वीकृति देना, राष्ट्रपति इसके ऊपर स्वीकृति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, और इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और जब स्वीकृति नहीं देगा, उसमें वीटो का प्रयोग करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह वो नहीं मानेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था, तो भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी भी जो है पेप्सू विनियोग विधेयक, इसमें भी 1954 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने आत्यंतिक वीटो जो है जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है इसका प्रयोग किया था। ये आत्यंतिक वीटो किस प्रकार की वीटो है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया यानी कोई बिल गया और राष्ट्रपति ने उस बिल के ऊपर हस्ताक्षर करने के मना कर दिया और वो बिल हमेशा और हमेशा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उसके भी किया गया था, लेकिन वो आत्यंतिक वीटो थी। और जब पॉकेट वीटो की बात करते हैं तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो था 1986 के अंदर, वो भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने इसके ऊपर वीटो की प्रयोग किया था। अब भारत का संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 एक बात कहता है, और क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया दे सकता है,
पहली प्रतिक्रिया इस प्रकार से दे सकता है कि उस विधेयक के ऊपर देखते ही उसके ऊपर साइन कर ले। दूसरी बात क्या कर सकता है कि उस विधेयक को पढ़े और उसे लगे कि इस विधेयक में अभी भी थोड़ी बहुत और गुंजाइश है कि इसमें थोड़ा संशोधन हो सकता है, तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तीसरी बात क्या कह सकता है कि जब उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना तो हाँ कहे ना मना करे, यानी ना तो उसके ऊपर साइन करे और ना साइन करने से मना करे, यानी इसे कहा जाता वीटो। ये अनुच्छेद 111 के अंदर ही उल्लेख है। आगे है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल यही क्वेश्चन बहुत पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नया मुद्दा बन के सामने आया करंट का। और इस क्वेश्चन का उत्तर पहले देख ले क्या बन जाएगा। तो ए ऑप्शन दे रखा 6 माह बाद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे जो 9 अक्टूबर के अंदर चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं बना था, जबकि गठबंधन को तो बहुमत मिल गया था, लेकिन गठबंधन टूट गया था क्योंकि गठबंधन ने किसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक कारण रहा होगा, तो गठबंधन टूटने के बाद वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना था। और जब मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी ने अपना बहुमत नहीं दिया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। कुछ समय बाद राष्ट्रपति शासन हट गया और देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री बना दिए। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने थे तो कुछ समय के बाद ही देवेंद्र फडणवीस को बहुमत साबित करना था, बहुमत ना होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उद्धव ठाकरे को क्या बना दिया, नया मुख्यमंत्री बना दिया। अब उद्धव ठाकरे के पास क्या है कि बहुमत तो है, लेकिन उद्धव ठाकरे राज्य की विधानमंडल में ना तो विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है। जो और उनको अब वर्तमान के अंदर चुनाव जो हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे, लगभग उनको 4-5 महीने के आसपास हो गया है। और अगले महीने की जो 27 मई आएगी, तो 27 मई को उनको 6 महीने पूरे हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी ना किसी एक सदन की सदस्यता जरूर लेनी होती है, जो कि अभी तक थोड़ा सा संशय में चल रहा था, उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, आपने पढ़ रखा होगा कि 60 दिन की अवधि जो है, 60 दिन तक लगातार अगर कोई भी सांसद जो है वो संसद के किसी सदन के अंदर नहीं जाता है तो उसको अनुपस्थित मानते हुए उसकी सदस्यता क्या होगी, रद्द कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 60 दिन, जिसे 2 माह के अंदर लिखा गया था। तो 60 दिन कहें या 2 माह कहें, 2 महीने कहें, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, लेकिन अधिकांश इसका उत्तर मान के चलेंगे कि 12 अक्टूबर 2005, जबकि ये उत्तर नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, यानी राष्ट्रपति ने इसे कब स्वीकृति दी थी, ये लागू कब हुआ था ये नहीं पूछा। तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 15 जून 2005 को। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2003 था और वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 बना दिया। और जैसे ये सूचना का अधिकार, ये अधिनियम 2003 बनाया और अगले ही साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान के उस समय प्रधानमंत्री बने 2004 में। और जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद जो था वो शायद थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, या कह सकते हैं ठुकरा दिया था। तो उस समय एनएसी के नाम से, जिसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, इसके नाम से एक संस्था का नया का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्ष बन गई सोनिया गांधी। और पूरे देश में ये कहा जाने लगा कि सरकार के बराबर में एक और सरकार चल रही है, वो सरकार काम कर रही है, वो इसको बता रही है और तब सारे काम हो रहे हैं। और अरुणा राय का आपने नाम सुना होगा, एक IAS अधिकारी थी और बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ ली, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अभी ये काम भी कर रही हैं। तो अरुणा राय भी इसकी सदस्य बन गई थी एनएसी की, और इसने सरकार के ऊपर दबाव बनाया। और जब सरकार के ऊपर दबाव बनाया तो सरकार ने आरटीआई एक्ट 2005 बनाया था। तो आरटीआई एक्ट 2005 बना था। जैसे ही आरटीआई एक्ट 2005 बना तो भारत के राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून बन गया और कानून बन के लागू हो गया। और जैसे ही लागू हुआ तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक सूचनाएं मांगनी चाहिए, तो उन्होंने संबंधित विभाग के पास सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपने अपने पत्र लिख दिए। तो जो अधिकारियों के पास वो पत्र गए थे, उन अधिकारियों ने एकदम से अपने हाथ खड़े कर दिए और क्या कहा
था कि जो लोग जो सूचना मांग रहे थे उन सूचना से संबंधित डाटा हमारे पास नहीं है, और जब डाटा ही हमारे पास नहीं है तो हम सूचना किस बात की दे देंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि हम वो डाटा कहीं से कलेक्ट कर लें और उसके बाद वो सूचना मांगे गए जो हैं उनको हम वो सूचना प्रोवाइड करवा दें। तो उसके बाद कहा गया कि लगभग उनको 3 महीने या 120 दिन के आसपास टाइम दिया गया, और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये पारित हुआ, सॉरी लागू हो चुका था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा था कि राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी, तो 15 जून 2005 इसका उत्तर हो जाएगा। और लागू अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। जिस प्रकार भारत का संविधान 2 बार में लागू हुआ था तो उसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2 बार में लागू हुआ था। अब आप बहुत बार कई चीजों में बखेड़ा खड़े कर देते हैं कि जब भी कोई एग्जाम देते हैं नंबर कम हो जाते हैं, और दूसरे छात्र से आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरे तो नंबर ज्यादा थे लेकिन मेरे कम नंबर दिखा रखे हैं, तो दूसरा तुरंत करता आरटीआई ला दे, आरटीआई ला दे। और जबरदस्त बात क्या है कि आरटीआई का भारत के संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। आरटीआई को, सूचना का अधिकार को जब भी पढ़ा जाता है, अनुच्छेद 19 जिसके अंदर भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन जो है, इसके अंदर इसी स्वतंत्रता का अधिनियम को पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा अनुच्छेद 200। जैसे राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई विधेयक पारित किया जाता है और वो विधेयक अगर हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी लाने वाला विधेयक है तो राज्यपाल उसके ऊपर खुद हस्ताक्षर नहीं करेगा। राज्यपाल उसको कहाँ भेज देगा? राष्ट्रपति के पास भेज देगा कि राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट की शक्तियों में जो हाईकोर्ट से संबंधित जो भी मामला होगा तो हाईकोर्ट जो है ये संघ सूची का विषय है, और संघ सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? केंद्र को है। अनुच्छेद 200 के अंदर ये बात लिखी हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के अंदर। विधानसभा के विघटन के बाद भी इसका अध्यक्ष स्पीकर कह सकते हैं पद पर बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो आएगा, पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद है 179, 179 के अंदर इस बात का उल्लेख भी है कि विधानसभा का जो भी स्पीकर होगा वो किस अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। ये बात ऑप्शन ए में है। ये कहाँ लिखी गई थी? अनुच्छेद 179 के अंदर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चलित न्यायालय जिन्हें मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, इनका मानस पुत्र है। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो वैसे तो मैं इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर आ जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके संदर्भ में क्या है कि 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले के अंदर पुन्हाना है, उसमें देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। और इसका शुभारंभ जो किया गया था उस समय के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केजी बालकृष्ण, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसी प्रकार इस न्यायालय के अंदर जो परिकल्पना जो निकल के आई थी, तो इसी प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना का सर्वप्रथम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर इस डेफिनेशन को ही समझ ले। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन बी, 3 माह तक। अनुच्छेद 22 के अंदर आपने पढ़ा होगा, और आज लॉकडाउन होने के बाद ये 2-3 बार बहुत बार चर्चा में भी आ चुका कि रासु का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया है। उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 के अंदर जो जो बातें लिखी हुई थी वो उसको नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 22 में कहा गया था अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेते हैं तो 24 घंटे में उसको क्या करना पड़ेगा? न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का भी अधिकार है, उसको अपने पक्ष में वकील करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर किसी को रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये सारे जो भी अधिकार हैं ये नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।